था लास्ट वीडियो पर, इतना अच्छा इंप्रेशन था। मैं चाहूंगा इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही पसंद करें, इतने ही हम हाई एनर्जी के साथ इस वीडियो पे भी डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद 25 क्वेश्चन के साथ हम पूरा डीबीएमएस कवर करने वाले हैं। वो हमारा ये है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो एंड कैन नॉट बी नल और डुप्लीकेट। कौन सा ऐसा की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डेटाबेस के टेबल के अंदर हर एक रो को, और वो नल नहीं। को पता होगा प्राइमरी की। अब आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक बैंकिंग एग्जांपल है जहां पे एक अकाउंट नाम का टेबल है, जहां पे हमारे पास अकाउंट नंबर है, कस्टमर नेम है, बैलेंस है एंड ब्रांच है, राइट। तो अब जो हमारा अकाउंट आईडीज है आपको दिख रही होगी, अकाउंट नंबर में 01 02 01 अगेन आ गया, तो ये यहाँ पे फॉल्स होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट प्राइमरी की नहीं आ सकती। 01 ऑलरेडी आ चुका था। अभी हमने बात किया कि ये यूनिक होता है और नल नहीं हो सकता, तो यहां पे नेक्स्ट रो में क्या डाला है? नल, जो कि अगेन एरर वैलिडेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी प्राइमरी की है वो नल भी नहीं हो सकती। तो हमें पता लगा प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और इट कैन नॉट बी रिपीट बिकॉज इट शुड बी ऑलवेज यूनिक। अब यहां पे हमारे पास कुछ कीज को समझने की बारी है। जो फर्स्ट हमारी की है वो है सुपर की, ठीक है। एनी सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रोज। आप समझ गए ना, किसी भी सेट ऑफ कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी रो को, सेट ऑफ कॉलम। आप देखो सुपर की समझो, अब जैसे सुपर की है, अब मान के चलो कोई कॉलम है, यहां पे आ गया नेम, यहां पे आ गया कॉन्टैक्ट नंबर, यहां पे आ गया एड्रेस। तो अब सेट क्या होता है? या तो नेम और कॉन्टैक्ट हो, या कॉन्टैक्ट और एड्रेस हो, या एड्रेस और नेम हो, या इंडिविजुअल ये भी हो सकता है कि सिंगल ये इतना एनफ है कि ये हमारे हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा दे, तो हम उसे प्राइमरी की बना देंगे। बट जो सुपर की होती है वो होती है सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज। समझ रहे हो ना आप, जिसके पास एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो सकते हैं। मतलब हम अगर दो कॉलम को मिला के किसी रो, जो दो कॉलम को मिला के अगर हमारी एक की बने जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, सारी चीजें में हम एक एक करके बहुत डिटेल में भी देखेंगे, तो उसको हम कहते हैं सुपर की। फिर हमारे पास आता है कैंडिडेट की, राइट। अब कैंडिडेट क्या होता है? मिनिमल सुपर की होती है, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होते। अब सुपर, जैसे हमने सुपर की अभी देखी कि हमने सेट बनाया 2 कॉलम का, अब जैसे 2 कॉलम का है, 3 कॉलम का है, तो कितने मिनिमल के साथ हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कैंडिडेट की। जैसे इन दोनों को मिला के हमें कोई भी एक्स्ट्रा की नहीं बनानी, तो अब इन दोनों को मिला के अब क्या हमारे सारे रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाएंगे, तो उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं, सी के, ठीक है, कैंडिडेट की। अब होता क्या है ना, इसमें मेन बात आती है प्राइमरी की, ठीक है। चूजन कैंडिडेट की। अब जो भी कैंडिडेट की बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमल सेट बहुत सारे बन सकते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट की में से हम कोई एक चुनते हैं जिसे हम प्राइमरी की डिनोट करते हैं। और प्राइमरी की मेन प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो रिपीट भी नहीं हो सकती और नल भी नहीं हो सकती, राइट। तो ये 2 पॉइंट आपको प्राइमरी की के लिए याद रखना है। तो हमारा जो चूजन, जो भी हम कैंडिडेट की से एक चूज करेंगे पेयर, वो हमारा प्राइमरी की होगा, और जो बचे हुए पेयर्स रह जाएंगे, जो बचे हुए कीज रह जाएंगे, उसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। आप समझ पाए होंगे काफी अच्छे से। देन हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है, एक फॉरेन की है टेबल बी में, ठीक है, एक टेबल बी का फॉरेन की है जो रेफर कर रहा है किस की के टेबल ए को। अब देखो, जैसे अगर हमारे पास टेबल ए है और टेबल बी है, अब इसकी की है एक जो रेफर करती है इसको, तो वो की इस टेबल में क्या कहलाती है? वो हमेशा इस टेबल में प्राइमरी की कहलाती है। अब आप इसका आंसर देख सकते हो, प्राइमरी की है। अब फॉरेन की टेबल बी में वो कॉलम है जो टेबल ए की प्राइमरी की को रेफर करता है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। ये टर्म्स वगैरह आपको थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि इन एग्जामिनेशन में टर्म के अराउंड ना क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, विच की इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर कॉलम्स टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिफायर। अभी आपको इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना है, कंपोजिट की होती है, ठीक है, जो कि 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को क्रिएट करके यूनिकली आइडेंटिफायर मतलब क्रिएट करता है। विच की इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर कॉलम टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, कंपोजिट की होती है। अब देखो कैसे कंपोजिट की तब यूज होती है जब कोई सिंगल कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो ना आप? कंपोजिट की हम क्यों बनाएंगे? अब जैसे कोई भी एक कॉलम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अब जैसे अगर मेरा एड्रेस पता करना है, तो क्या मेरा एड्रेस पता करने के लिए मेरा नेम काफी है? अब मेरे नेम से शिवम तो कोई और भी हो सकता है, शिवम कोई और भी हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो क्या मेरा नाम काफी है मेरा एड्रेस फाइंड करने के लिए? नहीं। तो इस केस में हमें मेरे नाम के साथ क्या पता
मेरा फोन नंबर या मेरा आधार कार्ड नंबर पता करें तो शायद मेरा एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पे जो दो कॉलम को हमने कंबाइन करके एक यूनिकली आइडेंटिफायर की बनाया है ना, उसे हम कहते हैं कंपोजिट की। तो इसे हम कंपोजिट की बोलेंगे, ठीक है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैंडिडेट की। अब देखो कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की दैट कैन बी चूजन एज अ प्राइमरी की। अभी हमने देखा था सुपर की क्या होती है, और सुपर की से जो हम अब वहां पे मिनिमल एकदम चूज करते हैं ना, जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये टर्म मैंने आपको बोला था बहुत रिपीट होती है और बहुत क्वेश्चन इस टर्म के ऊपर बनते हैं, तो आपको अच्छे से इसके अराउंड सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैचिंग एग्जिस्टिंग प्राइमरी की और भी नल। आप समझ पा रहे होगे, फॉरेन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग प्राइमरी की को मैच करनी चाहिए और या तो वो नल होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब इसके कुछ वायलेशन एग्जांपल हम देखते हैं। मेनली इंसर्ट लोन फॉर कस्टमर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वायलेट होगा ना। अब जैसे देखो मेरे पास एक कस्टमर टेबल है, ठीक है, एक कस्टमर टेबल है, एक है मेरे पास लोन टेबल। इस लोन टेबल में ना एक कस्टमर आईडी भी है, ये वाली कस्टमर आईडी, और यहाँ पे लोन आईडी सपोज, ठीक है, और लोन अमाउंट कुछ भी ले लेते हैं, ऐसे लोन अमाउंट में लिख देता हूँ। अब देखो कस्टमर 01, कस्टमर 02, कस्टमर 03। अब मैंने इस कस्टमर आईडी के लिए कस्टमर 01, 02, 03 के लिए मैंने लोन अमाउंट डाला 10K, 20K, 30K। अब देखो, अब क्या हम इसको समझना, आप हम एक लोन कस्टमर के लिए डाल रहे हैं जो कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जैसे क्या हम अगर C4 के लिए यहाँ पे 50,000 का लोन डाल सकते हैं इस टेबल में? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो की है ये किसी टेबल की प्राइमरी की है और प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, और ना ही ऐसा हो सकता है कि वो रिपीट हो सकती है। तो C404 अवेलेबल भी तो होना चाहिए इस की में, इस टेबल में, तभी जाके हम उसके अगेंस्ट दूसरा जो टेबल है उसके अंदर कॉल करके उसके डेटा को फिल कर पाएंगे। तो इन चीजों को हमें काफी अच्छे से ध्यान रखना है। ना ही हम डिलीट अगर करना चाहें इस कस्टमर को, सपोज 01 जो कस्टमर था हमारा, उसका 10,000 रुपए का लोन चल रहा था, तो क्या हम इस कस्टमर आईडी को डिलीट कर सकते हैं, इस कस्टमर की डिटेल को कस्टमर टेबल से? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लोन चल रहा है ऑलरेडी, ये रेफर कर रहा है किसी एक दूसरे टेबल को। तो इसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इन्हीं चीजों को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से स्टडी कर लेना। तो हमारा कैटेगरी 2 है, वो है नॉर्मलाइजेशन। आपको पता होगा वैसे तो नॉर्मलाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से हम डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। जो रिपीटेड डेटा होता है, जो नॉइजी डेटा होता है, उनको हम रिड्यूस करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। हमारे पास 4NF भी होता है, ऐसे करके मतलब काफी सारे और भी होते हैं, बट मेनली जो हमारे एग्जाम में होते हैं इनके अराउंड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1NF में रूल क्या होता है, वैल्यू शुड बी एटॉमिक, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग ग्रुप्स होता है। अब रिमूव कैसे करते हैं, मल्टी वैल्यूड सेल बना लेते हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो जैसे बैंकिंग एग्जांपल में क्या है, फोन नंबर इन है सेपरेट रो। क्यों? क्योंकि अब जैसे अगर एक हमारे पास पर्सन है शिवम, जिसके पास 2 फोन हैं, तो यहाँ के फोन के कॉलम में ना एक इसका एक नंबर आ गया, एक इसका दूसरा नंबर आ गया। तो अब ये 2 नंबर सेम कॉलम में हमने डाल दिया, तो ये मल्टी वैल्यूड कहलाता है, मल्टी वैल्यूड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी टाइप के डेटा हमारे पास स्टोर करेंगे तो वो 1NF को वॉयलेट करेगा, ठीक है। अब 2NF क्या होता है, 1NF प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी की, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, ब्रांच एड्रेस ओनली डिपेंड्स ऑन ब्रांच कोड। अब देखो जैसे अगर पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करें तो कोई भी की है, ठीक है, कोई भी की है प्राइमरी की, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये 2 की को मिला के बनी हुई है, नेम एंड एड्रेस। अब कोई यूजर है, उस यूजर को हम किसी भी एक हाफ ये जो की है ना इससे फाइंड आउट कर लें, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी किसी भी उस मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो 2NF को वॉयलेट करता है, ठीक है। 3NF में क्या, जितना 2NF में है वो सब प्लस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब रिमूव करने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करो। BCNF में 3NF प्लस एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की, ठीक है। अब जो जैसे अगर BCNF की बात करें A to B हुआ सपोज, तो ये हमारा ना कैंडिडेट की होना चाहिए, तो ये BCNF में होगा। समझ पा रहे हो आप? अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसे एक बारी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ए टेबल इज इन 1NF इफ ऑल एट्रीब्यूट आर एटॉमिक
एंड नॉन रिपीटिंग ग्रुप्स। मैंने बताया था सारी वैल्यूज जो है वो एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब जो हमारा जैसे कीज मैंने आपको बताया था कि फोन नंबर है तो 2 फोन नंबर है, सेम टेबल के सेम कॉलम में हम नहीं डाल सकते, तो इसलिए ये एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि इस कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं और कॉलम को चेंज करने के बाद वहां पे सिर्फ हमारे पास एक फोन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम वहां पे डाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक टेबल था कस्टमर आईडी, नेम और फोन नंबर, तो यहाँ पे 2 फोन नंबर थे इस कस्टमर के, तो हम इसको ऐसे नहीं रख सकते, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाती है। तो इसे हम क्या करेंगे, फोन नंबर का एक नया कॉलम बनाएंगे जहां पे हम डिफरेंट फोन नंबर्स को स्टोर करते रहेंगे, और जहां पे कस्टमर आईडी आप देख सकते हो किस तरीके से स्टोर हो रहे हैं, नेम स्टोर हो रहा है और ये सेम यूजर के 2 फोन नंबर स्टोर हुए। तो इस तरीके से हमारे पास एटॉमिक वैल्यू जनरेट होती है और यहां पे हमें पूरा समझ आता है कि 1NF कैसे काम करता है। अब बात करते हैं, कोई भी टेबल अगर 2NF में है तो वो 1NF में होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई टेबल 2NF में है तो वो 1NF में होगा, प्लस उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी वाला केस जो मैंने बताया वो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं, नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी की, ठीक है। अब समझ गए, आपको समझ आया होगा पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है। प्राइमरी की है, जैसे मैंने बताया 2 कॉलम से मिलके बनी है प्राइमरी की, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तीसरी जो एट्रीब्यूट है वो किसी हाफ, मतलब किसी एक इसके कॉलम से निकल जा रही हो, इसकी वैल्यू हम निकाल पा रहे हो, इसे हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर ऐसा होगा तो पार्शियल डिपेंडेंट है ये वाला की, इस पे पार्शियल डिपेंडेंट है, दोनों मिला के ही निकलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो ये केस है वो 2NF का केस बनता है, ठीक है। इसको कैसे हम रिमूव करते हैं वो देखेंगे अभी हम। अगर देखो लोन आईडी है, कस्टमर आईडी है, लोन अमाउंट है, कस्टमर डिटेल है। प्राइमरी की हमने क्या बनाया, 2 कॉलम को मिला के बनाया, लोन आईडी और कस्टमर आईडी। अब कस्टमर सिटी डिपेंड ओनली ऑन कस्टमर आईडी, पार्शियल डिपेंडेंसी बनी, राइट, क्योंकि जो कस्टमर की सिटी है ना वो ओनली डिपेंड कर रही है कस्टमर के आईडी पे, दैट्स इट। लोन आईडी से क्या मतलब है इसको, तो अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी बन गया, जबकि बनना क्या चाहिए था, जो कस्टमर की सिटी है वो लोन आईडी और कस्टमर आईडी दोनों को मिक्स करके डिपेंड होना चाहिए था। इसलिए हम इसको स्प्लिट कर देंगे। इसका सॉल्यूशन होता है स्प्लिट कर दो इसको 2 टेबल में, एक लोन टेबल में, एक कस्टमर टेबल में। अब लोन आईडी, कस्टमर आईडी, लोन अमाउंट। अब कस्टमर की जो सिटी है वो अगर कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट होगी तो दैट्स गुड, क्योंकि अब वो हमारे मिक्स करके जब बनाया तो वो प्राइमरी की नहीं है वो हमारी, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्राइमरी की है, इसके लिए लोन आईडी, इसके लिए कस्टमर आईडी। अब सिमिलर टाइप से हमें 3NF का देखना है। 3NF प्राइमरी एलिमिनेट क्या करता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन से NF में आता है, 2NF, 3NF, BCNF। तो BCNF को कहते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखते हैं क्या होता है। A to B to C ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी है जहां A प्राइमरी की है, B नॉन प्राइमरी की है एंड C नॉन प्राइमरी की है। अब C ट्रांजिटिवली A पर डिपेंडेंट करता है, ये C A पर डिपेंडेंट करता है और डिपेंड करता है B के थ्रू। अब समझ रहे हो, C A पे डिपेंड करता है B के थ्रू। एक वो देखो एग्जांपल देखो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, अकाउंट नंबर है, ब्रांच कोड है, ब्रांच सिटी है, ब्रांच मैनेजर है। प्राइमरी की अकाउंट नंबर ले लिया हमने। अब अकाउंट नंबर ब्रांच कोड को डायरेक्टली निकाल सकता है, ठीक है। ब्रांच अकाउंट नंबर से हम ब्रांच कोड निकाल सकते हैं, ब्रांच कोड से हम ब्रांच सिटी निकाल सकते हैं। अब ये ट्रांजिटिव होगा किसके थ्रू, ब्रांच कोड के थ्रू। अब आप समझ पा रहे होगे, ब्रांच कोड से हम ब्रांच मैनेजर निकाल सकते हैं, ट्रांजिटिव होगा। अब स्प्लिट क्या करेंगे, सीधा हम 2 टेबल को तोड़ देंगे, अकाउंट्स में और ब्रांच में। अब देखो, अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये सेम चीज इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है इसका सॉल्यूशन और ये होती है 3NF को हम कैसे हैंडल करते हैं। BCNF is stricter than 3NF. A relation is in BCNF if for every foreign functional dependency X implies Y, X must be a candidate key. मैंने बताया था BCNF में क्या होता है, जो हमारा डिपेंडेंट है ना ये हमारा कैंडिडेट की होना चाहिए, दैट्स इट। इसको याद रखना मेनली। नॉर्मलाइजेशन प्राइमरी हेल्प इन रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी एंड अपडेट एनोमलीज। डेटा रिडंडेंसी एंड अपडेट एनोमली सकते हो, बहुत थ्योरेटिकल चीज है ये, तो आप इसको आराम से पढ़ के समझ। जो मेन चीज हमारी आती है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से होते हैं, एसक्यूएल क्वेरी एंड कमांड से, ठीक है। DDL क्या होती है, DML क्या होती है, DCL क्या होती है, TCL क्या होती है, ठीक है। DDL क्यों यूज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के लिए, ठीक है, डेफिनेशन के लिए यूज होती है। DML मैनिपुलेशन के लिए, DCL डेटा कंट्रोल के लिए, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए। अब DCL की कमांड्स क्या क्या होती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। बहुत थ्योरेटिकल चीज है, मैं इस चीज को रीड भी नहीं करता, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। DML क्या होती है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है।
एंड DCL क्या होती है, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट क्या होता है, परमिशन देना, रिवोक क्या होता है, परमिशन रिवर्ट करना। और TCL क्या होती है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, कमिट करना। ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा होगा, एक ग्रुप ऑफ कमांड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्वेरीज जिसको हम एक साथ चलाना चाहते हैं, और उसको हम चाहते हैं कि अगर एक चली तो वो मतलब एक नहीं चली, एक फेल हो गई तो हम सारी रिवर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम ट्रांजेक्शन की फॉर्म में कंबाइन करके फिर यूज करते हैं कि हम वो कमिट कर देते हैं एंड में। अगर सब चल जाती है, नहीं चलती तो हम रोल बैक कर देते हैं उसको, कि हमारा, आपने पढ़ा होगा एसिड प्रॉपर्टी, अगर नहीं पढ़ा आगे हम डिस्कस करने वाले, वो बहुत डिपेंड करती है यहाँ पे। तो TCL हमें पता लग गया, रोल बैक, सेव पॉइंट, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ठीक है। अब देखो, विच SQL क्लॉज फिल्टर रोज आफ्टर ग्रुपिंग, तो ये इसका आंसर हैविंग है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए आप एक ऑर्डर भी पढ़ लेना, मैं बताता हूँ, ऑर्डर भी पढ़ लेना है। होता है जैसे देखो, ये है ना, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय हैविंग, तो ये एक ऑर्डर होता है कि इस ऑर्डर में SQL क्वेरी चलती है, तो इसको हमें लर्न करना है, काफी अच्छे से रट के जाना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इसका। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सेलेक्ट काउंट वर्सेस सेलेक्ट काउंट कॉलम? बहुत ईजी है। सेलेक्ट काउंट जो होता है ना, वो सारे रोज का काउंट बताता है, और सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम जो होता है ना, वो रोज का काउंट तो बताता है बट नल को कंसीडर नहीं करता, तो इसको याद रखना आप। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल भी है, अकाउंट टेबल है, अकाउंट बैलेंस। अब अगर हम इस पे काउंट स्टार करें तो ये 3 आंसर देगा। अगर हम इस नॉमिनी पे काउंट स्टार करें तो ये 1 देगा क्योंकि 2 नल है, और फिर अगर हम बैलेंस पे करें तो ये स्टिल 3 देगा, ठीक है। विच जॉइन रिटर्न ऑल रो डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैच रो फ्रॉम राइट, मतलब अगर कोई टेबल है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला पूरा, ठीक है, एंड मैच्ड रो जो मैच करेगी रोज, उसका राइट वाला, तो ये कौन सा होगा? आंसर इसका होगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। एक इनर ज्वाइन है, एक लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर, क्रॉस ज्वाइन। तो ये आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है, रीड कर लेना है, जस्ट काफी अच्छे से लर्न कर लेना है इसको। What does distinct keyword do in SQL? Remove duplicate row from result. लर्न करने वाली चीज है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें ना थ्योरेटिकल आपको मिलेंगी, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। Which SQL command is used to completely remove a table and its structure? देखो, ड्रॉप कमांड होती है, बाय द वे आपको कुछ कमांड एकदम दिमाग में रखनी है, नींद में भी याद होनी चाहिए। डिलीट कमांड, ट्रंकेट, ड्रॉप, ठीक है, आपको डिलीट कमांड, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, और ये इसके टाइप पता होने चाहिए कौन से टाइप के हैं और क्या करते हैं। देखो, डिलीट क्या होता है ना, रिमूव स्पेसिफिक रो विद वेयर, मतलब वेयर कंडीशन के साथ हम लगा सकते हैं कि जहां पे एज ग्रेटर देन 25 हो उसको डिलीट कर दो, लेस देन 18 हो उसको डिलीट कर दो, तो मतलब हम डिलीट के साथ वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं। ट्रंकेट का क्या होता है, सारे रो को रिमूव करेगा, टेबल की स्ट्रक्चर बचा के रखता है। अब ड्रॉप क्या करता है, सारी टेबल भी रिमूव कर देगा, स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देगा, डेटा भी डिलीट कर देगा। तो आपने मीम्स वगैरह भी देखी होगी, इंटर्न लोग ड्रॉप कमांड चला देते हैं, तो इस टाइप की चीजें आपने देखी होंगी अक्सर। Which SQL aggregate function return the average value of the column? तो ये डायरेक्ट एवरेज एक फंक्शन होता है जो यूज होता है, जो कि हमें लाइक एवरेज वैल्यू ऑफ द कॉलम निकाल के देता है। किसी भी SQL क्वेरी में आप यूज करके देख सकते हो। अब बात करते हैं एसिड प्रॉपर्टी की। एसिड प्रॉपर्टी और ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? देखो, एसिड प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड करती है 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज से, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, मैं लेमन वर्ड्स में आपको बताता हूँ। कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर सपोज आप किसी को बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, अगर वहां पे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो नेटवर्क इशू आया या फोन डायरेक्टली स्विच ऑफ हो गया, लास्ट 1% पे था, तो कोई जितनी भी कमांड्स थी वो सारी रोल बैक हो जाती है टू द इनिशियल स्टेज। ऐसा नहीं कि वो एक हाफ जहां तक काम हुआ, मतलब या तो कंप्लीट होगा प्रोसेस या फिर रिवर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। कंसिस्टेंसी क्या होती है, अकाउंट बैलेंस नेवर गोज नेगेटिव, ठीक है, डीबी मूव्स फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर। अब आइसोलेशन क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन है एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, सारे इन द आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि एक ट्रांजेक्शन हो रहा है दूसरा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कुछ इंटरफेयर कर दे, कुछ मैनिपुलेट कर दे। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, अब ठीक है, अब मान के चलो आप कोई पेमेंट कर रहे हो किसी को, वहां पे आपका फोन क्रैश हो गया। फोन क्रैश इन द सेंस सर्वर क्रैश हो गया या फोन स्विच ऑफ हो गया, फोन में कुछ हैंग हो गया, इशू हो गया, तो क्या फोन जब दोबारा रिवर्ट आएगा तो क्या बैलेंस कटेगा नहीं? क्या ऐसा कभी हुआ है 5,000 रुपए किसी को भेजे और फोन बंद हो गया और बाद में बैलेंस कटे ही ना हो? नहीं होता ना। तो इसको हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, तो इसको अच्छे से समझना है। रियल लाइफ में भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूछ रहा है कि ए ने अकाउंट भेजा, क्रेडिट हुआ, बी को अगर सिस्टम क्रैश होता है तो क्या उसमें प्रॉपर्टी वॉलेट होगी? तो एटोमिसिटी, सिंपल सी बात है, या तो ऑल या तो कुछ भी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच एसिड प्रॉपर्टी एंश्योर दैट कंकरेंट ट्रांजेक्शन डू नॉट सी अदर्स अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। ऑल राइट, आइसोलेशन, हमने बताया आइसोलेशन क्यों होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ आइसोलेशन होता है, रट के जाना है बिल्कुल एग्जाम में, रट के, डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले तो बताना, हर बार मिलता है। रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड और सीरियलाइजेबल। अब देखो ये सब प्रॉपर पूरा याद होना चाहिए टेबल। अब रीड अनकमिटेड होगा तो डर्टी रीड यस होगा, नॉन रिपीटेबल रीड यस होगा, फंटम रीड यस होगा। रीड कमिट अगर कर दिया गया है तो नो होगा, और नॉन रिपीटेबल रीड यस होगा, फंटम रीड यस होगा। अगर रिपीटेबल रीड है तो सिर्फ फंटम रीड कर सकता है। अगर सीरियलाइजेबिलिटी है तो तीनों बेस्ट चलेगी, एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है। तो सीरियलाइजेबल को बेस्ट माना जाता है, हाईएस्ट आइसोलेशन माना जाता है, सेफेस्ट बस स्लोएस्ट। रीड अनकमिटेड आइसोलेशन फास्टेस्ट बट रिस्की है, ठीक है। अब डर्टी रीड क्या होती है, व्हाट इज डर्टी रीड? इन द 19th क्वेश्चन क्या है कि डर्टी रीड क्या होता है डेटाबेस ट्रांजैक्शन के अंदर। तो जब अनकमिटेड डेटा को दूसरा ट्रांजैक्शन रीड कर लेता है ना, तो उसे हम डर्टी रीड कहते हैं। जैसे अगर ट्रांजैक्शन 1 है जो बिगिन हुआ और साथ में एक ट्रांजैक्शन 2 भी बिगिन हुआ, और ट्रांजैक्शन 1 ने क्या किया, बैलेंस को अपडेट करके कर दिया 80,000 रुपए। ट्रांजैक्शन 2 ने क्या किया, तुरंत अभी उसका जो बैलेंस है वो कमिट नहीं हुआ है, बट ट्रांजैक्शन 2 जो चल रही थी उसने उसको रीड कर लिया, 80,000 रुपए रीड करके डिस्प्ले कर दिया। तो और बाद में क्या हुआ, जो ट्रांजैक्शन 1 था वो फेल हो गया, तो क्रैश होते क्या चले गया, एसिड प्रॉपर्टी की एटोमिसिटी सब कुछ बैक, और ट्रांजैक्शन की बैलेंस रिमेन सेम, बट इसने क्या किया, उस ट्रांजैक्शन को कमिट होने से पहले रीड कर लिया। तो इन चीजों को हम कहते हैं डर्टी रीड। अब आफ्टर अ कमिट दीज चेंजेस आर परमानेंटली सेव्ड। अगर कमिट हो जाता है तो चेंजेस क्या होंगे, परमानेंटली सेव हो जाएंगे, और रोल बैक से बैक नहीं आ पाएंगे, सिंपल सी बात है। अब ईआर मॉडल और इंडेक्सिंग एंड कंकरेंसी की बात करने वाले हैं, कैटेगरी 5, ठीक है। अब ईआर डायग्राम क्या होता है, जो कि देखो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसको हम कहते हैं। किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले इसकी हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इजी वे में इससे हम पूरे डेटाबेस को पूरी तरीके से डिजाइन करके समझ पाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स, एंटिटी रिलेशनशिप कैसे दिखने वाले हमारे डेटाबेस के अंदर, टेबल्स वगैरह हम बाद में कैसे बनाने वाले हैं, वो सारी चीजें हमें पहले से पता चल जाती हैं और ईजिली हम कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ना, अब हमें बताना है कि डायमंड शेप जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, वो रिलेशनशिप को करता है। अब आपको ना ये याद करके जाना है डायरेक्टली, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। अब जैसे देखो, रेक्टेंगल जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी को दिखाता है, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी को, डायमंड रिलेशनशिप को, डायमंड डबल डायमंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को, ऐसे करके आप सारी चीजें याद करके जाएंगे। आपको बताना है एक कस्टमर कैन हैव मैनी अकाउंट बट ईच अकाउंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन कस्टमर। ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी एंड मैनी टू 1, चारों रिलेशनशिप बिल्कुल याद होने चाहिए, रीड एंड लर्न, ठीक है। इसको याद करके जाना। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, कार्डिनलिटी क्या है, 1:1, ठीक है, मतलब 1 to 1 कहते हैं इसे। मैनेजर्स मैनेज 1 ब्रांच, ब्रांच हैज 1 मैनेजर, राइट। तो यहाँ पे फॉरेन की किसी भी टेबल में हो सकता है। अब 1 to मैनी, कस्टमर हैज मैनी अकाउंट्स, अकाउंट्स बिलोंग्स टू 1 कस्टमर। एक कस्टमर के पास डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं, उसके पास कोटक में अकाउंट है, उसके पास एसबीआई में अकाउंट है, बट एक अकाउंट जो है ना वो सिर्फ एक कस्टमर से बिलोंग करता है, तो इसको कहते हैं 1 to मैनी। मैनी टू मैनी मींस अकाउंट लिंक टू मैनी ट्रांजेक्शन, सिंपल सी बात है। एक अकाउंट के पास 50 ट्रांजेक्शन होती है, 500 ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, और उन 500 ट्रांजेक्शन के पास बहुत सारे अकाउंट्स से मतलब लिंक्ड होते हैं, तो ये मैनी टू मैनी का केस होता है। मेन पर्पस जो होता है वो इंडेक्स का क्या होता है, इंडेक्स डेटाबेस में क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है स्पीड अप डेटा रिट्रीवल, डेटा रिट्रीव को स्पीड करना, ठीक है। अब इंडेक्स पर आपको टाइप्स पढ़ के जाने और अच्छे से समझना है इनको, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, यूनिक इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स, फुल टेक्स्ट इंडेक्स। अब कंकरेंसी प्रॉब्लम जो होती है वो ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होती है, जैसे अब अगर एक चीज देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच कंकरेंसी प्रॉब्लम अकर व्हेन अ ट्रांजेक्शन रीड डेटा अनदर अपडेटेड एंड रीडिंग गिविंग वैल्यू। देखो बहुत बड़ी बात है, नॉन रिपीटेबल रीड, इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन को याद भी रखते हैं कि जब इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, एक ने डेटा रीड किया, एक ने अपडेट कर दिया, दोबारा रीड कर लिया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेबल रीड, ठीक है, NRR। अब यहाँ पे डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड, फैंटम रीड और लॉस्ट अपडेट, आपको चारों पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। तो इंसर्ट कमांड जो होती है वो हमारी DDL कमांड नहीं होती, वो हमारी मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। बाकी आपको मैंने क्विक रिवाइज के लिए ये दे दिया है यहाँ पे, दोबारा से आप देख सकते हो और सारी चीजें याद कर सकते हो।
ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में सिर्फ ये 25 क्वेश्चन आंसर करने के लिए नहीं हेल्प करेंगे, कि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप इनसे फ्रेम कर सकते हैं, इनके आंसर को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, 1% भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो कि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए एग्जामिनेशन।